गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो यू ऑल आर वेल। पढ़ाई अच्छी चल रही है, नीट पास में आ रहा है। हम लोगों का धीरे ही धीरे देखते देखते हम लोग जो है अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरी सिलेबस को खत्म करने के आधे पर तो पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने 50% ऑफ द सिलेबस को ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग टुडे। जो हमारा बचा हुआ है अब वो लेस देन 50% के आसपास है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक है मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैं हूं आलोक झा। चलो, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को थोड़ी कुछ बातें पहले बता देता हूं अपने रिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। जो टॉपिक अभी अभी बीता था वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। जिन लोगों को भी दिक्कत होता है फिजिक्स में, ठीक है, जिन लोगों को भी दिक्कत होता है फिजिक्स में, उन लोगों के लिए खास है कि अभी जो ये मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से आप अपने नीट में 4 क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के चल रहा हूं, 4 क्वेश्चन तो आएगा। इसके बाद जो अपना टॉपिक आएगा ईएमआई, एसी और ईएम वेव, उससे भी आप 4 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से भी आप मिनिमम, मैं पकड़ रहा हूं, 4 क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो आने वाला है दैट वन इज मॉडर्न, और मॉडर्न से आप 5 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करेंगे, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो ऑल टुगेदर अभी भी टोटल में 17 क्वेश्चंस, दैट मींस 68 मार्क्स का सिलेबस बाकी है फिजिक्स में। तो अभी भी अगर हम लोग जोर लगाते हैं तो इतने मार्क्स को तो हम लोग डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हैं। अभी अभी जो हमने खत्म किया था दैट वन वाज द करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, और दूसरा उधर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से आप अकेले 3 क्वेश्चंस को आप उम्मीद करिए। तो 17 और 3 20 क्वेश्चंस तो यहां से हो गए, जिसको कि आप इजीली अपने एग्जाम के लिए कवर कर सकते हैं। जिन लोगों को भी मान लो 120 के आसपास का तैयारी करके जाना है, उन लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगा कि और कुछ एडिशनल टॉपिक्स में क्या सब लिया जाए। तो बाकी जो अभी रिमेनिंग टॉपिक्स है इसे तो आप तैयार करिए, ठीक है। अभी से जो भी एग्जाम में ये 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं, ये 4 के चारों टॉपिक्स को आप सुपर स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। चलो, अब हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी देखो, जब हम लोग अभी अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहां पर जो मैं आपको समझाऊंगा पूरी की पूरी बातें, वो क्या समझा रहा हूं आप ही लोग मुझे बताओ, वो मैं आपको क्या समझा रहा हूं? क्या मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं? नहीं ना। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ थ्योरी। यहाँ पर आप मेरे साथ में आप थ्योरी को ही समझ रहे हैं, थ्योरी को ही रिवाइज कर रहे हैं। फिर से आप जाने के बाद फिर आप 3 घंटे 4 घंटे थ्योरी पे मत बिताओ। यहां से आप कर लेने के बाद डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोग हायर स्पीड पर ही देखते हो, 1.5 1.75 2 पर भी आप लोग देखते हो, इतने हाई स्पीड पे। चलो, ये देखने के बाद आपको जब अपना नोटबुक पे जाना है, तो नोटबुक पर जाने के बाद सपोज कर लो कोई भी आपने टॉपिक उठाए, ये जो भी टॉपिक है, ठीक है। तो उस टॉपिक पर अगर आपने एक एक्सपेक्टेड टाइम 15 मिनट का रखा है, तो उसका डिवीजन हमेशा होना चाहिए कि उसमें से 5 मिनट ही थ्योरी में जाए, जो वहां पे आपके नोटबुक में लिखा हुआ थ्योरी है, एंड रिमेनिंग 10 मिनट जो है वो उसी में लिखे हुए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में जाए। हमेशा ही जो थ्योरी में पढ़ने का टाइम होगा और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला टाइम होगा वो ऑलमोस्ट 1:3 के रेशियो में जाता है, ठीक है। देखो, 5 मिनट थ्योरी, 10 मिनट प्रैक्टिस, तो टोटल टाइम जो है वो 5:15 ये थ्योरी और टोटल टाइम का रेशियो है। ये 1/3 या 1/4 वाला रेशियो बनना चाहिए। मेरी बात समझ में आया ना? तो इस तरीके से ही अपने टाइम को डिवाइड करोगे। अगर इससे ज्यादा टाइम आप अपने थ्योरी में फिर से लगाते हो तो ये एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। और ये पूरा पढ़ लेने के बाद आप जो है अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, देन ओनली नेक्स्ट पीवाईक्यू पे, और उसके बाद ही अगले पे, ठीक है। चलो, अब मैं इससे आगे अभी फिलहाल के लिए बात नहीं करता हूं, टॉपिक पर चलते हैं। चलो, अपना टॉपिक क्या है? तो अपना टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? तो पहला पार्ट है इसका मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड पार्ट है इसका मैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड पार्ट है परमानेंट मैग्नेट यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो चलो, अभी अगर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को समझना। मैग्नेटिक फील्ड, आज मेरे पास में बहुत अच्छा नोट्स भी नहीं है,
तो मैं बिना नोट के हेल्प के आपको समझा रहा हूं, तो मैं आपको नोट साथ में नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या सब सोर्स है भाई मैग्नेटिक फील्ड का, कितने सोर्स है? तो मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्स हैं। कितने सोर्स है? 3 सोर्स हैं। कौन कौन? तो पहला जो सोर्स है वो है बार मैग्नेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। जो दूसरा वाला जो सोर्स है वो है मूविंग चार्ज, दूसरा वाला जो सोर्स होगा वो हो जाएगा मूविंग चार्ज। और जो तीसरा वाला सोर्स है वो है करंट, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर, ये कुल मिलाकर के 3 सोर्स हुए, ठीक है। हम लोगों को बार मैग्नेट भी पढ़ना है लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे। मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हम लोग इसका इक्वेशन देख लेते हैं, बट इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। हमें जाना है मेनली किस पर? करंट पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे 3 सोर्स, लेकिन हमें अभी फॉर द टाइम बीइंग फोकस करना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट के लिए कितने लॉ हमारे पास अवेलेबल है? लॉ के ऊपर सोचो। तो इस पर जो है 2 इंपॉर्टेंट लॉ हैं। पहला जो लॉ है वो है बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। और जो दूसरा वाला जो लॉ है वो है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। समझ में आ रहा है ना? अब ये दोनों ही लॉ को हम लोग समझते हैं। तो ये बायोट सेवर्ट्स लॉ किस तरीके से आ रहा है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं। चलो, तो अब हम समझ रहे हैं बायोट सेवर्ट लॉ को। तो ये हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। तो एक कोई भी छोटा सा एलिमेंटल पार्ट है जिसमें करंट आई है। मान ले कि अगर ये टोटल वायर है, इस वायर से होकर के करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। इस छोटे से टुकड़े को, मतलब यहां से लेकर के ये वाला पार्ट को, ठीक है, इसमें करंट भी है और लेंथ भी हो गया। तो इस करंट एलिमेंट को हम लोग कहते हैं आईडीएल। इस एक करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बायोट-सेवर्ट लॉ। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि किस चीज की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है, दैट वन इज करंट एलिमेंट। दूसरी बात ये भी है कि ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड बता रहा होता है, इसमें एक करंट कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। दिस करंट कैन बी वेरिएबल आल्सो, ठीक है। तो ये स्टेडी करंट से भी बता सकता है और वेरिएबल करंट को भी करंट से हमें बता सकता है। तो मतलब बायोट-सेवर्ट लॉ इज अ जनरल लॉ जिसको तुम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात समझ में? हाँ, अप्लाई करना मुश्किल है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगा, लेकिन तुम अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। ओके, तो अब अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले तुम्हें यहां पर से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। कहां से? ये आईडीएल से। तो आईडीएल से उस पॉइंट का, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर चाहिए। एंड देन तुम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो दैट डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर बाई वॉट? आर क्यूब। तो ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हमें इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही याद रखना है। ओके, अब अगर मान ले कि इसी वेक्टर फॉर्म को उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कितना ही कर लेगा, उससे कुछ उपाय, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। तो मान लो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? देखो तो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप कर दूंगा, तो क्या मैं यहाँ आर स्क्वायर नहीं लिख सकता? ऑब्वियसली लिख सकता हूं। अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखूं इसी सेम चीज को, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में dB इक्वल्स टू, क्या ये नहीं लिख सकता? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई वॉट? आर स्क्वायर। होप सो सबको समझ में आ गया। दिस टू फॉर्मेट्स आर विच फॉर्मेट्स? वेक्टर फॉर्म। एंड दिस वन इज विच फॉर्म? स्केलर फॉर्म। ओके, तो ये तो हमें याद रखना ही है। अब आ जाओ स्केलर फॉर्म पे। तो स्केलर फॉर्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर सोचो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है उस पर देखते हैं। तो पहला तो ये हो गया कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। दूसरा है करंट, तो इसका मतलब करंट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तीसरा है एलिमेंटल लेंथ, वो तो खैर छोटा सा लेंथ ही है। ओके, तीसरा है यहाँ थीटा।
थीटा, थीटा को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहने का क्या मतलब है वो देखो, ये रहा तुम्हारा करंट एलिमेंट, है ना। तो ये जो करंट एलिमेंट है, यहां से अगर इधर पे आर है तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। मतलब करंट एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, ये थीटा। मतलब ये थीटा जैसे जैसे ये पॉइंट पी इधर आएगा ये एंगल बढ़ेगा तो थीटा विल बिकम 90। तो जब थीटा 90 होगा तो यानी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। लेकिन क्या थीटा सिर्फ 90 तक ही जा सकता है, क्या उससे आगे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो हमें यह समझना है कि ये जो थीटा के साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है। तो थीटा के साथ में अगर हम लोग चेक करें, ये समझो, इसको ध्यान दो, डीवी है, यहां मैंने लिखा थीटा। तो थीटा को तुम कहां से कहां तक वेरी करवा सकते हो? तो मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0 और फिर 90, 90 से ज्यादा क्या हो सकता है 180, है ना। तो इसका स्टार्टिंग वैल्यू रख सकते हैं हम लोग 0 और लास्ट वैल्यू इसका रख सकते हैं कितना, 180। तो बीच में एक वैल्यू आएगा 90। तो थीटा जब 0 पर होगा, जब थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना, 0। समझ में आ रहा है ना? जब थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, जब थीटा 180 तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0 और 90 होने पर मैक्सिमम। सो दैट मींस द ग्राफ विल बी लाइक दिस। समझ में आया? तो दिस ग्राफ इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये कुछ साइन टाइप का ग्राफ है क्योंकि यहाँ फंक्शन ही साइन है। तो आपको क्या याद रखना है, 0 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड 0, 180 डिग्री पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। नहीं सर, मुझे ये 0 और 180 की बात नहीं समझ में आया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। 0 डिग्री कहने का मतलब, अगर मान लो कि ऐसा एक वायर है, करंट आई, तो अगर कोई भी पॉइंट इसके एक्सटेंडेड पॉइंट पर आ रहा है यहां पर, तो इसका मतलब हो गया कि ये थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर कोई भी एक पॉइंट यहां पर आ गया तो इस पॉइंट पर भी थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो उधर सामने में 0 और इधर पे 180, ऐसे दोनों ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना रहेगा, बोलो 0। यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। तो यानी एक वायर का, एक थीन करंट कैरिंग वायर के एक्सटेंडेड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, 0। दैट इज व्हाट दिस 2 पॉइंट्स आर सजेस्टिंग। समझ में आता है, 0 और 180। अब बात करते हैं 90 का। तो 90 का मतलब क्या है कि जैसे ये वायर से तुम 90 डिग्री पर जाओ तो यहां पर जाओगे, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर यहां से इधर चले जाओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर यहां से ऐसे परपेंडिकुलर यहां पर आ जाओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वायर के परपेंडिकुलर, वायर के परपेंडिकुलर इधर जाओ चाहे उधर जाओ चाहे इधर हो, मतलब नहीं है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिलेगा। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज सजेस्टिंग। क्लियर हो गया? चलो, थीटा इज क्लियर। आर का मतलब क्या है कि ये करंट एलिमेंट से जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही घटेगा। तो डीबी और आर का रिलेशन जो है वो क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इज दिस रिलेशन क्लियर? बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ is applied to current element. It can be applied over variable current also, steady current also. समझ में बात आ रहा है? ये जो है एलिमेंटल लेंथ के लिए डिफाइंड है, कुछ वेक्टर इक्वेशन, कुछ इसका ये रहा मैग्नीट्यूड का फॉर्म और एक ग्राफ। समझ में बात आ गया? चलो, सिमिलर अब हमें मूव करना है एक दूसरे वाले लॉ पर, दैट द अनदर लॉ इज व्हाट? तो अनदर लॉ रिलेटेड टू दिस इज एम्पियर लॉ। समझो इसको। तो एम्पियर लॉ जो है इट इज एनालॉगस टू, ये जो एम्पियर लॉ है इट इज एनालॉगस टू गॉस लॉ। ये गॉस लॉ के ही जैसा है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है? तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा मतलब क्या? तो गॉस लॉ भी एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं लेकिन उसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इन सिमिलर वे एम्पियर लॉ भी एक तरीके से शॉर्टकट प्रोवाइड करता है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? क्या कहता है ये लॉ? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कहना है इनका कि अगर एक क्लोज लूप से मान लो कि एक करंट पास कर रहा है, तो पहले मैं इसका इक्वेशन को लिख दूं, क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, ये इनका लॉ है। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग पहले मैं समझाता हूं। ये क्लोज्ड, ये इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल। तो क्लोज्ड इंटीग्रल कहने का मतलब जो एक लूप ये बात कर रहा है, ये जो एम्पियर ने जिस लूप की बात करना है इसको,
तो उसको हम लोग एम्पियर लूप का नाम देंगे। तो वो एम्पियर लूप मस्ट बी अ क्लोज्ड लूप। तो ये हो गया एम्पियर लूप, समझो, अब ध्यान देना यहां पर। तो अगर ये एम्पियर लूप है तो एक एम्पियर लूप का डायरेक्शन क्या? तो एक लूप का डायरेक्शन, मैं इसमें सरफेस बोल ही नहीं रहा हूं, तो एक लूप का डायरेक्शन दो ही हो सकता है, या तो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या तो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? अब अगर इसका डायरेक्शन मान लो कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज यहां रख दिया, चलो अगर मैंने यहां पर कुछ ऐसा, ये लूप का डायरेक्शन मैंने सोचा है, करंट का नहीं, ये मैंने लूप का डायरेक्शन सोचा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने हैंड के फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब एक डायरेक्शन तुम्हें इंडिकेट करेगा एंड दैट डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। बात समझ में आया ना? दैट डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इस लूप के अकॉर्डिंग आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो पहले ये लूप दो टाइप का हो सकता है और लूप का डायरेक्शन क्लियर हुआ? ओके। अब मैं बात करूं अगर कि सपोज कर लो इसके अंदर में एक वायर रखा हुआ है, तो एक करंट कैरिंग वायर सपोज कर लेते हैं, यहां पर ऐसे करके एक वायर है जिसमें करंट है आई। तो ये डॉट कहने का मतलब क्या है कि ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है। अब अगर ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो देखो करंट इज आउटसाइड, और ये लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दैट पॉजिटिव डायरेक्शन इज आल्सो आउटसाइड। समझ आ रहा है? तो यहां पर ये जो आई है, इनक्लोज्ड करंट के जगह पर यहां पर मैं प्लस आई लिखूंगा। तो इनक्लोज्ड करंट इज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि वो लूप के अंदर में पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मेरी बात समझ में आ गया ना? ओके, चलो मैं समझाने के लिए एक और बार इसको दिखाता हूं। सपोज कर लो कि ये है अपना एम्पियर लूप, और इस एम्पियर लूप का डायरेक्शन ही कुछ ऐसा है। तो दिस इज आवर एम्पियर लूप, एम्पियर लूप, ठीक है। अब इसके अंदर में एक करंट कैरिंग वायर है, जो एक करंट कैरिंग वायर ये है आई। अब मुझे फिर से अगर सोचना है तो इस पहले लूप को सोचो। इस लूप में पहले ये राइट हैंड को यूज करो, राइट हैंड में ये जो फिंगर्स है ना, ये राइट हैंड के फिंगर्स, इसको कर्ल करो टुवर्ड्स द एम्पियर लूप का डायरेक्शन, जो है टुवर्ड्स द लूप डायरेक्शन। तो अब टुवर्ड्स द लूप अगर करते हैं, चलो ये देख ऐसे रखा, लूप के डायरेक्शन में कर्ल हो पाएगा क्या? पॉसिबल नहीं है, तो इसको ऐसे कर ले। तो अभी तो ये कर्ल हो सकता है ना, तो अभी अगर ये कर्ल हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये कर्ल हो गया, तो इसका मतलब ये अंदर जाने वाला जो डायरेक्शन है दैट विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? इस लूप के अकॉर्डिंग अंदर जाने वाला डायरेक्शन ही पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। किसका मैं पॉजिटिव डायरेक्शन बात कर रहा हूं? तो लूप का। तो लूप का पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, अंदर या बाहर? अंदर। क्लियर हो गया? चलो अब ये करंट को देखो, करंट इज इन विच डायरेक्शन? आउटवर्ड ना, आउटवर्ड है ना ये करंट। तो ये करंट आउटवर्ड है और लूप का डायरेक्शन पॉजिटिव वाला किधर है? इनवर्ड। मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तुम लोग बताओ। ऑब्वियसली नेगेटिव। तो इसके हिसाब से इसमें जो मैं आई इनक्लोज लिखूंगा वो होगा मेरा माइनस आई। ठीक है, आई इनक्लोज समझ में आया? म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब इस लूप के अंदर में जितने भी करंट हैं, जो भी इसमें प्लस है उसको प्लस करो, जो भी इसमें माइनस है उसमें माइनस करो और सबको ऐड कर दो, तो ये टोटल इनक्लोज्ड करंट निकल जाएगा। म्यू नॉट टाइम्स टोटल इनक्लोज्ड करंट। अब आ जाओ यहां पर लेफ्ट साइड पे, तो इसका तो मतलब समझ में आ ही गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब पूरा पूरा लूप पे। बी डॉट डीएल मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द, ये जो डीएल है ना, इसका मतलब होता है ये dl इज द लेंथ ओवर दिस लूप। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एम्पियर लूप, इसका मतलब क्या है? ओवर एम्पियर लूप। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द एम्पियर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। चलो लॉ तो अब समझ में आ गया, इट इज एनालॉगस टू गॉस लॉ, ये भी समझ में आ गया। अब मुझे एक बात ये समझना है कि क्या इस लॉ को हर जगह हम लोग यूज कर सकते हैं? कैन वी अप्लाई इट ऑलवेज? आंसर इज नो। इसको आप सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर पाओगे जब ये जो करंट है ना, दिस करंट इज स्टेडी। स्टेडी कहने का मतलब करंट इज कांस्टेंट विथ टाइम। स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट। क्योंकि अगर वेरिएबल करंट हुआ या वेरिएबल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हुआ, तो ऐसे केस में तुम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। याद रहेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट के साथ ही वैलिड है। ये नहीं सोचना अभी क्यों, क्योंकि क्यों अगर मैं बताने जाऊंगा तो फिर वहां पर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। तो वो सब टॉपिक्स का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो एम्पियर लॉ में जो इनक्लोज्ड करंट लेना है दैट मस्ट बी व्हाट? कांस्टेंट करंट यानी स्टेडी करंट।
चलो अभी मैं इसको अप्लाई करके देखता हूं, जस्ट फॉर एक एग्जांपल ले रहा हूं। चलो मान लेते हैं कि ये एक एम्पियर लूप है और ये है उसका डायरेक्शन, दिस इज एम्पियर लूप। इसके अंदर में एक करंट है ये I1, ये एक करंट है I2, ये एक करंट है I3, ये एक करंट है I4, ये एक करंट है I5। चलिए आप लोग मुझे बताइए B डॉट dl का वैल्यू कितना होगा। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज्ड। तो I इनक्लोज्ड की जगह पर क्या लिखना है, वही तो हमें जानना था, क्योंकि मेनली वही लिखना है। तो अब पहले ये लूप का डायरेक्शन बताइए। तो राइट हैंड लूप के रोटेशन के अकॉर्डिंग बताओ कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो बताओ I1 विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, समझ गया मैं। माइनस I1, I2 विल बी पॉजिटिव, I3 इज नेगेटिव, I4 इज पॉजिटिव, I5 इज पॉजिटिव। समझ में बात आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे। अब ये इसके आगे का कैलकुलेशन जो है, वो कैलकुलेशन हमारे एग्जाम में वो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारे फॉर्मूलाज आपको सिखा दूंगा। मेनली आपको 4 फॉर्मूलाज मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, लिखवाया इससे ज्यादा है, क्लास में मैंने आपको इससे ज्यादा पढ़ाया है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूलाज है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो 4 फॉर्मूलाज को आपको नहीं भूलना है, जब ये 4 याद हो जाए तो बाकियों को भी याद कर लो। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया एम्पियर्स लॉ। ओके, नाउ अब मैं आ रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके कारण से किस किस तरह का करंट ज्योमेट्री है जिसका हमें याद रखने का जरूरत है। चलो तो 4 ज्योमेट्रीज है, ठीक है, 4 ज्योमेट्रीज है। तो पहला ज्योमेट्री क्या है, तो पहला ज्योमेट्री है कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर और वो इनफाइनाइट लेंथ का है, एक स्ट्रेट वायर और वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। तो स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, पहला है स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइट थीन वायर लिखो, सॉरी, स्ट्रेट इनफाइनाइट थीन वायर। चलो इसके वजह से आपको क्या याद रखना है, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। स्ट्रेट इनफाइनाइट थीन वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। I इज द करंट, R जो है वो वायर से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलो अभी सेकंड पर आते हैं, सेकंड पर। तो सेकंड पर अगर हम आ जाएं तो अब हमें याद करना है, ये याद हो गया ना सबको। इसके बाद सेकंड पर आ जाओ। तो सेकंड में हमें याद करना है कि एक सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क, पूरा सर्कल भी नहीं है, सर्कुलर आर्क है, ठीक है। उसकी वजह से सेंटर पर, ठीक है, तो एट सेंटर, एट सेंटर, ठीक है, ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। ये देखो, तो ये मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर आर्क हो गया। इस सर्कुलर आर्क में करंट है I, ऐसा, इसके वजह से यहां पर ये सेंटर पे, ठीक है ना, यहां पर। तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट, बोलो, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R इंटू थीटा, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R इंटू थीटा। एकदम याद कर लो, थीटा जो है वो किस यूनिट में रखना है, रेडियन में। थीटा किस यूनिट में रखना है, रेडियन में। दिस एंगल इज थीटा एंड इट्स रेडियस इज आर। याद रहेगा ना, ओके। यहां पर भी स्ट्रेट इनफाइनाइट थिन वायर का भी याद रहेगा, स्ट्रेट इनफाइनाइट थिन वायर है, मतलब ऐसा इनफाइनाइट है यहां से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, ठीक है। चलो अब हमें चलना है तीसरे फॉर्मूले पे, पहले इसको याद कर लिया, दोनों याद हो गया ना भाई। अच्छा बताओ मुझे 60 डिग्री, 60 डिग्री है उसको रेडियन में अगर मुझे बदलना है तो कितना लिखेंगे, तो 60 इंटू पाई बाई 180, तो यानी ये कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। तो ऐसे करके आपको रेडियन में चेंज करना आना चाहिए। चल तीसरा फॉर्मूला पे मैं चल रहा हूं, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला में आपको याद रखना है एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर किसके कारण से, तो सर्कल के कारण से, कंप्लीट सर्कुलर लूप के कारण से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलो तो ये जो एक्सियल पॉइंट, ये एक सर्कुलर लूप है, करंट आई है, इसके वजह से यहां पर ये एक्सियल पॉइंट हो गया। तो जो जो पॉइंट यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है, यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, चलो ये देख लेते हैं। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है ना, ओके।
तो ये बन गया। आपको इसको डायरेक्टली याद कर लेना है, बाद में इसके बारे में सोचना है कुछ, पहले ये फॉर्मूला एकदम से रट्टा मार लो। ओके चलो बहुत बढ़िया। चलो चौथा फॉर्मूला जो हमें याद करना है, चौथा वाला फॉर्मूला है हमारा सोलेनॉइड को लेकर के। ठीक है, हमें सोलेनॉइड को लेकर के चौथा फॉर्मूला सीखना है। सोलेनॉइड क्या होता है? तो ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से हेलिकल वाइंडिंग्स है ना। ठीक है, तो हेलिकल वाइंडिंग्स, इसके अलोंग द सेंटर, इसमें अलोंग द सेंटर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो बी किधर? अलोंग एक्सिस, बी अलोंग एक्सिस, ऐसे पढ़ लो, या इसी को हम लोग कहते हैं और बी एट सेंटर कह लो। ठीक है, सब ऐसे ऐसे ही बोला जाता है, अलोंग द एक्सिस या अलोंग द सेंटर। तो कितना होता है भाई बी एट सेंटर का वैल्यू? तो उसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट क्या है? तो परमिएबिलिटी है। एन क्या है? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई क्या है? करंट है। ठीक है, तो म्यू नॉट क्लियर है, आई क्लियर है, एन क्या है? एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान में रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्न्स पर मीटर, टर्न्स पर मीटर, ये इसका यूनिट होना चाहिए। अब सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब स्मॉल एन का वैल्यू कितना लिखोगे? हमें तो यहाँ स्मॉल एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ में पर मीटर चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में 5 टर्न है, तो पर मीटर में कितना हो जाएगा? तो आंसर इज 500। तो एन का वैल्यू 500 है। समझ में बात आ रहा है? अगर मान लेते हैं कि उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, समझना ध्यान से, अगर उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 2000 और लेंथ जो है, जो लेंथ है दिया हुआ वो है सपोज कर लो 5 मीटर, तब भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? तो n बाई एल, यानी 2000 बाई 5, यानी आंसर इज 400। होप सो सबको समझ में आ गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं। ओके बैक आओ यहाँ पर म्यू नॉट एन आई में एन क्लियर है, आई, आई इज द करंट इन द सोलेनॉइड। अब म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट जो है वो इसके अंदर में जो एयर है, एयर का ये परमिएबिलिटी है, इसलिए इसको हम लोग एयर सोलेनॉइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एयर सोलेनॉइड। अगर यहाँ पर एयर के जगह पर कोई और मीडियम को अगर हम लोग फिल कर देंगे तो म्यू नॉट का जगह पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इसके अंदर में कोई दूसरा अगर मीडियम फिल करेंगे तब यहाँ म्यू नॉट एन आई ना रह करके म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई बन जाएगा। तो वो अभी आगने वाले टॉपिक में आएगा। ठीक है, चलो चार के चारों फॉर्मूला हमने लर्न कर लिया। अब हमें यहाँ पर आना है, फिर से पहला वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। पहला वाला फॉर्मूला क्या था भाई? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मैं कह रहा हूं कि तुम लोग जो है तुम लोग मुझे बी वर्सेस आर का ग्राफ बताओ। तो देखो आर बढ़ेगा तो बी घटेगा ऑब्वियसली। समझ में बात आ गया? चलो बहुत अच्छा बात है, ये भी हो गया। चलो अभी इसमें अगर हमें ये जानना है कि अगर थीटा के जगह पर 2 पाई हो जाए, 2 पाई मतलब कितना? थीटा के जगह पर 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या? कंप्लीट सर्कल नहीं हुआ। तो अगर कंप्लीट सर्कल हो गया तो कंप्लीट सर्कल अगर होता है, ठीक है, तो एक ही टर्न है, एक टर्न, सिंगल टर्न, तब ऐसे में b इक्वल्स टू कितना लिखोगे? तो थीटा की जगह 2 पाई, पाई पाई खत्म, तो यानी यहां पर बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर यहां। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। लेकिन अगर यहीं पर मान ले कि इसी में नंबर ऑफ टर्न्स को हम ज्यादा कर दें, तो नंबर ऑफ टर्न्स में अगर हम लोगों ने n टर्न्स कर दिया, n टर्न्स, यहां पर कितना कर दिया हम लोग? n टर्न्स, तो ऐसे में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। मतलब एक टर्न का करंट आई है, तो n टर्न हो गया, तो n टर्न मिला करके कितने करंट हो जाएंगे? एन आई बाई 2 आर। समझ में आया? एक टर्न से म्यू नॉट आई बाई 2 आर, n टर्न्स मिला करके म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। क्या क्लियर है सबको? तो आर्क हो गया, फुल सर्कल हो गया, एन टर्न सर्कल भी हो गया। चार ही फॉर्मूला सिखाया है, वही चार फॉर्मुलेज में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस पर आ जाओ। क्या इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि x को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? सॉरी बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, आई एम सॉरी। तो x को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो मतलब मिनिमम
सॉरी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा जब एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो एक्स का 0 मतलब अगर ऐसे सोचो ये एक्स मतलब ये पॉइंट तो सेंटर हो गया। अब सेंटर से जैसे दूर जाओगे चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इन बोथ वे इट विल डिक्रीज। तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है बताओ ग्राफ भी समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होता है एक सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड विल अकर एट इट्स सेंटर। जैसे जैसे यहां से दूर जाते जाओगे हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा ही घटेगा। आपको ये वाला इक्वेशन पर थोड़ा प्रैक्टिस रहना चाहिए। इसके लिए ही मैंने ऐसे वाले 2-3 क्वेश्चंस रखे हैं एग्जाम में ताकि आपको यहां पर से ये वाला इक्वेशन का ट्राई हो जाए। बताओ ये चार के चारों फॉर्मूलाज आपको क्लियर हैं या नहीं है? क्लियर है सर। अच्छा सोलेनॉइड को लेकर के भी थोड़ा सा और क्लैरिटी हम लोग बनाते हैं। तो जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर अगर बात करें आउटसाइड द सोलेनॉइड पर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना 0। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना 0। जैसे ये एंड पॉइंट का बात करते हैं ये एंड पॉइंट एक एक्सट्रीम एंड हुआ ना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आधा हो जाता है। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना तो म्यू नॉट एन आई बाई 2। क्या चारों तरफ के पॉइंट्स हो गए और मिडिल में जो होता है मिडिल में कितना होता है तो म्यू नॉट एन आई। होप सो सबको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है अब हमें क्या समझना है जब अब ये मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूलाज को हमने याद कर लिया then we have to move towards the next one तो अच्छा अब मुझे थोड़ा सा इस बारे में भी बताओ मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट हो गया टेस्ला। सीजीएस यूनिट क्या होता है सीजीएस वो होता है गॉस। ठीक है 1 गॉस इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁴ टेस्ला ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ओके नाउ द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चलिए अब इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से समझो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एकदम 2 मिनट के अंदर में आपको समझने की जरूरत है। ये दो तरीके से हम लोग बात करेंगे दो तरीके मतलब कौन कौन सा दो तरीका। तो पहला हम लोग बात करेंगे लूप के वजह से करंट कैरिंग लूप और दूसरा हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट वायर के वजह से। ठीक है एक तरफ स्ट्रेट वायर रहेगा और एक तरफ लूप रहेगा ठीक है ना। और हमारे पास में राइट हैंड रूल को यूज करने का तरीका होना चाहिए राइट हैंड रूल। चलिए 2 मिनट में हमें समझना है। अगर हम लोग बात करेंगे लूप का तो लूप के बारे में अगर बात करते हैं तो लूप में ये देखो इसको घुमाएंगे टुवर्ड्स द करंट किसको ये जो फिंगर्स है तो फिंगर्स को टुवर्ड्स करंट इसको टर्न करेंगे। ठीक है ये जो थंब होगा दैट थंब विल इंडिकेट यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है फॉर एग्जांपल चलो यहां पर बात बताओ सपोज कर लो कि मैंने ये वाला बोलो ऐसा एक लूप है और करंट कुछ ऐसा है। बताइए इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा तो हम लोग क्या करेंगे तो इस तरीके से इसको टर्न करा मैग्नेटिक ये थंब किधर जा रहा है बाहर तो बाहर जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जो है वो आउटसाइड है आउटसाइड। ठीक है चलिए यहां पर बताइए अगर इसमें डायरेक्शन ये लूप कुछ ऐसा है बोलो यहां पर तो ये अंदर जा रहा है तो यानी यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इनसाइड। ठीक है ना चलिए अभी अब आप मुझे ऐसे कर करके बताइए ये इस प्लेन में है ये इस प्लेन में और करंट कुछ ऐसे जा रहा है पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आया। अब बताइए इसमें कैसे जाएगा तो ये ऐसा करके जा रहा है ना तो ये ऐसे करके टर्न नहीं होगा तो इसको पलट दो तो ये कुछ ऐसे टर्न हो सकता है। तो बताइए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर किधर जा रहा है डाउनवर्ड या अपवर्ड। ऑब्वियसली यू ऑल आर राइट इट इज डाउनवर्ड। ठीक है इन द सिमिलर वे सपोज कर लो यहां पर है ये कुछ ऐसा वाला प्लेन बना रहा है। ठीक है ना ये कुछ अगर ऐसा वाला प्लेन बना रहा है अभी अब इसमें इस प्लेन में क्या मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट ऐसा जा रहा है ना करंट एंटी क्लॉकवाइज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो थंब विल इंडिकेट यू द डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बन जाएगा।
क्या लूप में क्लियर हो गया? यस, क्लियर हो गया। थ्योरी इज ऑफ ओनली हार्डली 30 सेकेंड्स। क्या? तो कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड्स द करंट, थंब विल इंडिकेट यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब स्ट्रेट वायर का बात करते हैं। स्ट्रेट वायर में क्या थ्योरी है? तो जिधर करंट है ना उधर पे थंब रखो, जिधर करंट है। ठीक है भाई, ये अगर वायर है, इसमें अगर करंट आई है, तो जिधर करंट है उधर ही थंब रख दो। अब जिस पॉइंट पर निकालना है, जैसे अगर मुझे यहां पर निकालना है, ठीक है, तो इस पॉइंट के तरफ फिंगर्स को लेकर के जाओ। अब ये फिंगर्स वहां पर देखो किधर के डायरेक्शन में कर्ल हो सकता है, बाहर या अंदर। तो ये जिधर कर्ल हो सकता है वही वाला डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब चाहे ये पॉइंट यहां होगा तब भी अंदर, चाहे ये पॉइंट यहां होगा तब भी तो ये अंदर ही जाएगा ना। तो ये यहां पर भी अंदर ही, ये पॉइंट यहां रखोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जाएगा। ठीक है, अगर यही वाला पॉइंट को अगर मैंने यहां पर रखा तो अब देखो, अभी ये थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब यहां पर से उधर वाले पॉइंट के लिए तो फिंगर उधर हुआ, लेकिन ये फिंगर को मुझे यहां पे पहुंचाना क्योंकि पॉइंट इधर है। तो ऐसे कर ले, तो मैं इधर आ जाता हूं, ये देखो, तो ऐसे बन सकता है। तो अब ये थंब तो अब भी डायरेक्शन ऑफ करंट में रह गया। अभी ये कर्ल करेंगे तो ये किधर जाएगा? आउटवर्ड ना, तो ये आउटवर्ड जाएगा। दैट मीन्स यहां पर जो होगा ये डायरेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी किधर बनेगा? आउटवर्ड। यहां पर भी किधर बनेगा? आउटवर्ड। मेरी बात समझ में आया ना? चलो थोड़े से एग्जांपल्स और समझ में आया दोनों का। तो बताओ स्ट्रेट वायर में थंब किधर रहेगा? करंट के तरफ। इसमें लूप में ये कर्लिंग किधर रहेगा? करंट के तरफ। और जो दूसरा वाला पार्टनर बच गया वही आपको डायरेक्शन बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बात बताइए, ये है एक वायर। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये वायर जो है वो कैसा वायर है? आउटवर्ड, इनवर्ड? यस, सही समझ रहे हो। ये जो वायर है इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट वायर है और ये आउटवर्ड जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है भाई, यहां पर बताइए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, यस, यहां पर जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर। यहां पर जाएंगे तो ऐसे, यहां पर जाएंगे तो ऐसे, यहां पर जाएंगे तो ऐसे, यहां पर जाएंगे तो ऐसे। कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। मतलब जिस भी पॉइंट पर निकालना है ना छोटे, यहाँ पर समझ तुम लोग, जिस भी पॉइंट पर निकालना है, जैसे इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो इसी पॉइंट को वहां पर से ऐसे करके लो और कर्ल करोगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, देखो ये जो कनेक्टिंग लाइन है ना, इस कनेक्टिंग लाइन पर या तो इधर जाना चाहिए या नहीं तो अपोजिट। तो ये कर्लिंग ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस वो डिसाइड करके डायरेक्शन बना देना है। समझ में आता है? बस कर्लिंग डिसाइड करो और इस लाइन पर परपेंडिकुलर बना दो। चलो मैं फिर से और एक बार ट्राई करता हूं तुम लोगों के लिए। ये देखो, ये है करंट, मुझे मान लेते हैं यहां पर निकालना है। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो यहां पर पहले ये देखो, ये रहा ऐसे, क्योंकि थंब को रखना है करंट की तरफ। ये करंट कैरिंग वायर अंदर है, अंदर रख दिया, ये रहा ऐसे ही वो पॉइंट आ गया। अब बताओ यहां पर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो किधर जाएगा? तो ऑब्वियसली ये इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कर्ल करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब वो लोग कर्लिंग करेंगे तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे बनाते, ऐसे नहीं बनाते। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर, वो किसी एक पॉइंट पर बनाया जाता है। तो हमने जो ये वाला बनाया ये तो कर्लिंग डायरेक्शन है। तो इस पॉइंट पर किधर? तो यहां पर एक टेंजेंशियल ऐसे। तो कैसे समझें इस बात को? तो ये रहा आर, आर पे परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या तो ऊपर होगा। ये नीचे वाला भी कर्लिंग डायरेक्शन नीचे है इसलिए नीचे की तरफ। बताओ समझ में आ गया या नहीं है? तो एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो होगा, एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चारों तरफ में देखेंगे तो ये एक सर्कुलर में बना लेता है, मतलब एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को ये क्रिएट करता है। एक करंट कैरिंग वायर एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। इस बात को ऑर्स्टोड ने प्रूव किया था। किसने प्रूव किया था? ऑर्स्टोड ने। अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इन अ सर्कुलर लूप। It was proved by him and he was the first scientist to say that a current is having the magnetic field. ठीक है, चलो हम लोगों ने सारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज को देख लिया, डायरेक्शन भी समझ लिया। अब हम लोगों को जो जरूरत है वो एक दो क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। चलो करके देखते हैं भाई। देखता हूं आप लोग जो है मुझे जीने नहीं दोगे। चलो ऐसा करके दो, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं। चलो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहाँ पर मान लेते हैं करंट आई है, ये जो छोटा वाला लूप है ना इसका रेडियस जो है वो है आर, और ये जो बड़ा वाला लूप है ना इसका रेडियस है 2r। ठीक है, हमें इस पॉइंट पर इस सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चलो तो ये तो समझ में आ गया कि ये लूप जो यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये 3 क्वार्टर बना हुआ है। सिर्फ एक क्वार्टर में ये कंप्लीट नहीं हुआ, उसके जगह पर यहाँ पर है कंप्लीटेड। ओके,
पूरे लूप को जो हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो पहले यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। तो यहां से यहां तक अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो बोलो तो इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको 1 नाम दे दिया सपोज कर ले, तो B1 हो जाएगा B1 म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर, आर की जगह आ रही है आर इंटू थीटा, थीटा की जगह पर ये 3/4 है तो मतलब ये हो गया 3 पाई बाई 2, 1/4 मतलब पाई बाई 2, 3/4 मतलब 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब आते हैं ये वाले सेक्शन पे, ये वाला जो सेक्शन है ये वाला, दिस वन, दिस इज योर सेक्शन 2। इसके वजह से बता यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि इसका एक्सटेंडेड पॉइंट है। मैंने आज आपको आज ही समझाया ना बायोट-सेवर्ट लॉ में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायोट-सेवर्ट लॉ में मैंने जो आपको ये वाला पॉइंट समझाया था कि ये वायर है, इसके एक्सटेंडेड पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड उधर भी 0 और इधर भी 0, ठीक है ना। ये हमें कैसे समझ में आया था? ये देखो ये वाले ग्राफ से 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों ही जगह पे 0 होता है, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट के वजह से कितना होगा, तो B2 विल बी इक्वल टू 0। चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पे चलो, इसको हम लोग थर्ड पार्ट। तो देखो करंट जो आई है वहां पर वही करंट यहाँ पर भी है ना, करंट इज आई, तो B3 इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई, आर की जगह पर लिख दो 2r इंटू थीटा की जगह पर। तो ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बताओ, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सॉरी कितना एंगल बनाएगा, तो पाई बाई 2। कितना एंगल बनाएगा? पाई बाई 2, 1/4 ही बना रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा अभी अब मेरे पास में एक और सेक्शन बच गया है, वो ये वाला सेक्शन, ये फोर्थ वाला सेक्शन जिसमें करंट तो है लेकिन इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो B4 कितना हो गया? 0। सारे सेक्शंस के निकल गए ना, 1 2 3 4। नाउ लेट्स चेक द डायरेक्शन। बताइए B1 का डायरेक्शन, B1 का डायरेक्शन किधर है? B1 एक लूप है, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, यहां पर बताओ डायरेक्शन किधर आ रहा है? आउटवर्ड। 2 पे सोचना ही नहीं, 0 है। 3 के बारे में सोचो, फिर से ये लूप है ना, ये तो लूप है, लूप होने का मतलब पूरा लूप होना जरूरी नहीं है, उसका एक पार्ट भी होना काफी है, ठीक है। तो ये एक लूप है, इसके वजह से भी ऐसे देखो, इसके वजह से किधर आ रहा है? आउटवर्ड। मतलब B1 भी है आउटवर्ड, B3 भी है आउटवर्ड और B4 तो खैर 0 ही है। तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम है तो वी कैन ऐड देम डायरेक्टली, वी कैन ऐड देम डायरेक्टली। तो B नेट इक्वल्स टू बताओ कितना हो जाएगा? तो B नेट इक्वल्स टू B1 प्लस B3 ऐड कर दो एंड दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? चलो एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल और ले रहे हैं। सपोज कर लो कि ये एक वायर है जिसमें करंट है आई, मैंने यहां पर एक लूप भी रखा है, ठीक है। और इसमें जो करंट है, इसमें करंट है I1, इसमें जो करंट है वो है I2, ओके। और ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज लेट इट बी L, ओके। सो अगर मान लो कि मैंने आपको ऐसा बोला कि इस पॉइंट पर, यहां पर इसके सेंटर पर है ना, इसके सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालो, या इट इज समथिंग लाइक कि इसके सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, कुछ ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन है। तो ऐसे में यहां पर हम बात कर रहे होंगे बी नेट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ 1 और 2 यानी इस स्ट्रेट वायर को 1 और इसको 2 मान करके दोनों को सेपरेटली समझ करके इसके करंट से वहां पर और इसके करंट से भी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। चलो निकालते हैं भाई। तो स्ट्रेट वायर की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसको मैं B1 लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना बात? चलो बोलो कितना लिखूंगा? तो यहां से ये लेंथ, ये लेंथ कितना हो गया? L। तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट I की जगह I1 बाई 2 पाई, डिस्टेंस कितना है बे? L म्यू नॉट I बाई 2 पाई R होता है, वो R की जगह पर L लिख दिया, ठीक है। B2 इक्वल्स टू बोल, B2 के वजह से यानी ये सर्कल के वजह से, ठीक है, सर्कल वाला, तो वो होता है म्यू नॉट I की जगह पर क्या है? I2 बाई क्या होता है? म्यू नॉट I बाई 2R, एक सर्कल है ना, म्यू नॉट I बाई 2R, तो 2 इंटू R के जगह पर उसका लेट द रेडियस इज R, तो उसका रेडियस हो गया R, ठीक है, ओके। अच्छा B1 का अब डायरेक्शन बताओ, तो B1 का डायरेक्शन बताओ, तो ये एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर पर करंट के डायरेक्शन में किसको रखेगा? थंब को, अभी सिखाया, तो इसको थंब के डायरेक्शन में रखा। यहां पर देख मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? बाहर की तरफ, यानी ये B1 का डायरेक्शन किधर आ गया? बाहर, ठीक है, ओके। B2 का डायरेक्शन ये देखो,
ये सर्कल है ना, ये सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर की तरफ, तो यानी यहाँ पर ये वाला डायरेक्शन किधर गया, अंदर की तरफ। तो बता दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ ना, तो बी नेट जब हम लोग लिखेंगे तो बी नेट में B1 प्लस B2 जब करेंगे तो एक्चुअली में वो प्लस नहीं होगा, बल्कि डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस। समझ आया? तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई L माइनस म्यू नॉट I2 बाई 2R। आर यू गेटिंग द थिंग? अगर वो यहाँ पे कहता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अगर वो कहता है दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो लो तो B1 बाई B2 निकाल देंगे, जो भी आएगा वही आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर, थोड़ा और समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो चलो देखते हैं एक और एग्जांपल। सपोज कर लेते हैं ये एक लूप है, ठीक है, इस लूप में जो है करंट है I1, इस लूप में करंट है I1 और इसका तो रेडियस जो है, इसका रेडियस है A। तो बोलो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? तो ये जो आपको लूप दिख रहा है, ये जो आपको लूप दिख रहा है ना, तो इसमें करंट किधर से हुआ, तो ये कुछ ऐसा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इधर होगा, ये हो गया B1, ठीक है। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा B1 इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे, म्यू नॉट I1 बाई 2A। क्लियर है ना? ओके सब क्लियर है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। एक और लूप है और उसमें करंट है I2, कुछ ऐसा करके, और उसके वजह से यहाँ पर जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इसमें करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B2। समझ आ रहा है? तो B2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट I2 बाई 2B। अगर इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है, रेडियस को हम B मान लें, तो ऐसे में अगर मान लेते हैं कि उसने इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, बी नेट, तो बताइए कि बी नेट कैसे निकालेंगे आप, बी नेट एट सेंटर। तो बी नेट एट सेंटर के लिए देखो B1 B2 के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। सो रूट अंडर क्या करोगे, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब इसमें आउटवर्ड इनवर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ, तब यहाँ पे B1 मालूम है, B2 मालूम है, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लोग कितने भी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, कितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको वो सभी सिर्फ यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है। ओके, एक लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। ओके, सपोज कर लो कि एक सर्कुलर लूप है जिसका करंट है I, ओके, और इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स वो है 1, ठीक है। इसका रेडियस जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है R। इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B, वो दिया हुआ है, ये B है। हमने क्या किया कि इस लूप को, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इफ द लूप इज रीकन्वर्टेड इनटू n लूप्स, ठीक है, रिटर्न इनटू n लूप्स, तो अगर हम लोग इसको n लूप में टर्न किया तो यहाँ पर इसका रेडियस छोटा हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स बन गया, नंबर ऑफ टर्न्स वो बन गया है n। करंट तो सेम है, करंट अब भी कितना हो गया, I, है ना। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था ना B, उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I बाई 2R। लेकिन उसका जो अब फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि अब इसका रेडियस चेंज हो गया ना भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो B डैश मान ले, तो वो बनेगा म्यू नॉट I नहीं होगा, अब यहाँ पे n टर्न्स हो गया, NI बाई रेडियस भी बदल गया तो 2R, म्यू नॉट NI बाई 2R। और खास बात बताऊं, इसमें रेडियस भी चेंज हो गया है ना, तो रेडियस बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, ऑब्वियसली छोटा हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर इसी को तुमने रीड्रॉ किया है तो टोटल लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, तो इसका टोटल लेंथ कितना, तो इसका टोटल लेंथ हो गया 2 पाई R। समझना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी को तुमने रीड्रॉ किया है। पहले इतना सा वायर था, एक लूप था, उसको ओपन किया, फिर उसको ज्यादा टर्न में तुमने वाइंड कर दिया, तो इसका टोटल लेंथ था 2 पाई R, और उसका जो है उसमें कितने टर्न्स है, n, तो n इंटू लेंथ कितना, 2 पाई इंटू स्मॉल r, तो 2 पाई इंटू स्मॉल r तो एक टर्न का हुआ, उसको n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस हिसाब से ये देखो 2 पाई खत्म, तो r इक्वल्स टू कितना बन गया, r बाई n। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो मैथ्स को ध्यान से देखना। अभी ये स्मॉल r के जगह पर जैसे ही रख देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट NI बाई क्या बनेगा बताओ, 2 इंटू r बाई n। तुम लोग दिमाग लगाओ, ये n ऊपर जाएगा ना, तो n के ऊपर जाते ही तो b डैश के जगह पर आ जाएगा n स्क्वायर इंटू म्यू नॉट I बाई वॉट 2R।
खास बात तुम्हें समझ में आया? ये म्यू नॉट आई बाई 2r कहां पर था? यहां पर था मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है n स्क्वायर टाइम्स b हो गया। मतलब यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड b था तो इसी को रीड्रॉ करके अगर n टर्म्स में कन्वर्ट किया तो यहां पर इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो n स्क्वायर इंटू बी बनेगा। मतलब रेशियो अगर हम लोग कभी भी चेक करेंगे तो ये 1:n स्क्वायर। तो मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स बताए ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके लिए। ये मैंने कितने एग्जांपल्स का हेल्प लिया? 1 2 3 4। ये जो 4 जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है, रोज आए दिन। तो अभी तक में जितना भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, ऑल द थ्योरीज वे आर रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स के तरफ। अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप समझो। मैग्नेटिक फोर्स कौन लगाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, और कौन लगाएगा? अभी हमें मैग्नेटिक फोर्स समझना है ना, मैग्नेटिक फील्ड ही लगाएगा फोर्स। तो किस पर लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 3 चीजों पर लग सकता है, 3 चीजों पर। ठीक है, कौन कौन है भाई? तो मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है एक मैग्नेट पर, एक मैग्नेट पर लग सकता है, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है एक मूविंग चार्ज के ऊपर, ठीक है। और तीसरा, मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है एक करंट वायर के ऊपर, ठीक है। 3 जगह पर ये मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। हाँ, अगर कैसे समझोगे? तो जैसे एक मैग्नेट को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, एक मैग्नेट को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, उस पर फोर्स लग जाएगा। ऐसे ही एक मूविंग चार्ज, मूव करता हुआ चार्ज को तुम मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाओ तो उस पर भी फोर्स लग जाएगा। ऐसे अगर एक करंट वायर को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब भी फोर्स लगेगा। आई एम क्लियर? ओके, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। तो सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स ओवर अ मूविंग चार्ज, ओवर अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म, या यूनिफॉर्म वर्ड नहीं जोड़ना है, इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक मूविंग चार्ज है, ठीक है। तो भाई कितना फोर्स लगेगा उस पर? तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स का डायरेक्ट इक्वेशन है ना, आप लोग रिजल्ट आप लोगों को मालूम ही है। तो कितना का मैग्नेटिक फोर्स लगता है? तो क्यू वी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसीलिए बहुत बार इसको एफ बी भी लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बट कितना का फोर्स लगेगा? क्यू वी क्रॉस बी। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम लोग इसी को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहले अब उसको सोचते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये मैग्नेटिक फोर्स पहला चीज तो डिपेंड करता है कि इसको कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया है। मतलब पहला चीज ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग, उतना ही फोर्स भी स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा, ठीक है। पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज के ऊपर। चार्ज जितना बड़ा है, चार्ज जितना बड़ा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, ये भी क्वाइट क्लियर है। तीसरा ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, यानी स्पीड पर, स्पीड पर, ठीक है। तो अगर स्पीड ज्यादा हुआ तो फोर्स भी ज्यादा होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स स्पीड ज्यादा होगा, फोर्स भी ज्यादा ही होगा। ओके, नेक्स्ट ये जो डिपेंड करता है वो करता है थीटा पर। थीटा पर ये समझना बहुत जरूरी है। थीटा का क्या खास बात है? तो अगेन देखो, साइन थीटा है, तो अगर थीटा 0 डिग्री पर हुआ, अगर थीटा 0 डिग्री पर हुआ तो अगेन देखो साइन 0, यानी फोर्स इज 0। सो इसका मतलब आपको समझना है, क्योंकि थीटा थीटा अगर 0 डिग्री हुआ या फिर थीटा अगर 180 डिग्री हुआ, तो दोनों ही केसेस में फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक चार्ज जो है, ये है एक चार्ज जो इधर के ही तरफ जा रहा है, तो क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? आंसर इज नो। इस पर मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा, कोई और लगे तो लगे, इस पर मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा। तो इधर जाए चाहे इसके ऑपोजिट में जाए तब भी वही सेम बात है। तो मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए उसके अलोंग में मूवमेंट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब थीटा के किस वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, है ना। तो थीटा का वैल्यू जब 90 होगा, ये देखो, तो जब ये थीटा का वैल्यू जब 90 होगा, तब ऐसे में फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू 90। तो थीटा इक्वल्स टू 90 पर साइन 90 की जगह पर 1, तो उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज व्हेन charge particle is projected uh, in cross position, क्रॉस पोजीशन को मतलब कहते हैं हम लोग 90 डिग्री, इन प्रोजेक्टेड इन क्रॉस पोजीशन। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो प्रोजेक्ट ऐसा किया है, तो 90 डिग्री पर जब हमने प्रोजेक्ट किया है, तब जाकर के इस पर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और कितना होता है, QVB होता है। तो QVB साइन थीटा, थीटा 90, तो साइन 90 इज 1, याद रहेगा। तो जब थीटा 90 होगा, जब जब हम लोग चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली थ्रो करेंगे, तब तक फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा, सिर्फ QVB। और बाकी किसी और एंगल के लिए तो यहाँ पर साइन थीटा लिखना ही है। फोर्स का मैग्नीट्यूड आई होप सो सबको क्लियर हो गया। अब बात है कि इसका डायरेक्शन, चलो अभी हम लोग इसके डायरेक्शन पे चलते हैं। हाँ, ये एक बात और भी ध्यान में रखना कि उसमें वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि बिना वेलोसिटी का उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। QVB, V चाहिए, मूविंग चार्ज चाहिए। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, अब बात है डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालोगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसके लिए ना तुम्हें राइट हैंड थंब रूल के यूज से ये V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो पहले ये V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालने के लिए सीखो। सपोज कर लो कि अगर ये V है और B अगर अंदर है, B अगर अंदर है, समझ आ रहा है, तो V ऊपर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B कैसे निकालोगे। तो अगेन राइट हैंड का हेल्प लेते हैं। तो राइट हैंड में जो पहला वाला वेक्टर है, ये वाला जो पहला वाला वेक्टर है, उसके तरफ ये जो फिंगर्स है ना, उसको उसके तरफ रख देते हैं, पहला वाला वेक्टर के तरफ, ठीक है। अब ये दूसरा वाला वेक्टर दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ ये वाला जो फिंगर्स है उसको टर्न करते हैं। ये इसी फिंगर्स को, इसको दूसरे वेक्टर के तरफ टर्न करेंगे। यहां पर देखो, क्या ये ऐसे टर्न हो सकता है, नहीं हो पाएगा। इसको नहीं मूव करना है, ये यहां वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ये और सिर्फ ये कर्लिंग पॉसिबल है। तो अभी देखो, इसको ऐसे करके सोचो, ऐसे हो गया ये। अब बता कि क्या ये फिंगर्स को दूसरा वेक्टर जो अंदर की तरफ है, यही है ना B, तो ये जो अंदर की तरफ है इसके तरफ कर्ल हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे कर्ल हो जाएगा। हो गया कर्ल, इसको B के तरफ कर्ल कर दिया। तो अब ये थंब किधर आ रहा है, मेरे तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। यानी यहां पर जो है V क्रॉस B इज लेफ्ट, V क्रॉस B इज किधर आ गया, लेफ्ट। क्लियर है। चलो फिर से एक बार समझते हैं। सपोज कर लो कि ये है V और B जो है वो आउटवर्ड है, ऐसा है B। चलिए, तो V इधर है, B बाहर है, तो V पे रख दिया भाई V, ठीक है। अभी ये आउटवर्ड है, इसको घुमाना है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके देखिए, तो क्या ये अब पॉसिबल है या नहीं है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही है ना, ये ऐसे करके टर्न हो सकता है। तो ये थंब किधर की तरफ आ रहा है, नीचे, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो सबसे पहले तो आप ये V क्रॉस B निकाल लिया, ठीक है। V क्रॉस B सर समझ में आ गया। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए देखो, F क्या होता है, तो QV क्रॉस B। देखो ये जो चार्ज है ना, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, तब ऐसे में जिधर V क्रॉस B होगा, जिधर V क्रॉस B होगा, वही डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चार्ज निगेटिव हुआ, तो जिधर ये V क्रॉस B तुम निकाल रहे हो, उसका ऑपोजिट करना है, उसका ऑपोजिट, यानी इसका माइनस कर देना, ऑपोजिट कर देना है, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। क्योंकि चार्ज निगेटिव है ना, यहाँ पे माइनस लगेगा। समझ में बात आ गया। तो चलो अब इस चीज को पहले यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। सपोज कर लो कि ये ऐसा करके एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम लोगों ने दो पार्टिकल है। सपोज कर लो एक पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, उसको हमने प्रोजेक्ट किया कुछ ऐसा। अब बताओ, क्या इसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एंड वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, तो पक्का है कि एंगल इज 90 डिग्री,
ठीक है। सो V और B के बीच का एंगल 90 हो गया। अब बताओ कि इसमें V क्रॉस B, तो V है ऐसा, B है अंदर, V क्रॉस B किधर गया? ऊपर। V क्रॉस B, ये थंब इजीली मूव कर गया, तो ये गया ऊपर, चले गया। ओके, अब सोचना V क्रॉस B जिधर गया है क्या उधर फोर्स है? तो वो डिपेंड करेगा चार्ज पे। तो चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो बताओ इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस, ये हो जाएगा फोर्स। अब यहां पर से क्या समझना है कि चार्ज को मैंने उधर भेजा था, फोर्स नीचे लग गया, तो चार्ज उधर जाएगा, लेकिन फोर्स नीचे के इफेक्ट में ये कैसा मूव करेगा? तुम ही लोग बताओ, सोच पाओगे? तो चार्ज को उधर फेंका, फोर्स नीचे लगा, तो यानी इसका मूवमेंट ऐसा हो गया। तो ये डाउनवर्ड की तरफ, बस इतना ही दिखा देना अभी फिलहाल के लिए काफी है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सर क्या हम लोग यही सेम काम दूसरे चार्जेस पर कर सकते हैं? करके देखते हैं ना। चलो यहां पर मान लेते हैं प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का कलर दूसरा लेना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ये देखो, ये है प्रोटॉन, ठीक है। इसको हमने v वेलोसिटी से देखा, देखो अभी इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया, क्या इसमें v क्रॉस भी निकाल सकते हैं? v इधर है, b अंदर है, v क्रॉस भी ऊपर, चार्ज पॉजिटिव, तो फोर्स भी इस पर किधर? ऊपर। अब इसके वजह से अभी अब इसमें डायरेक्शन किधर आएगा बताओ? तो ये जा रहा था उधर, फोर्स लगा ऊपर, तो मतलब ये कुछ ऐसा बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सर समझ में आ गया कि ये इस पर फोर्स इधर लगता है ना, ये उधर की तरफ टर्न करता है। बहुत अच्छा, ये बात भी समझ में आ गया। अब हमें समझना है मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये मैग्नेटिक फोर्स ओवर मूविंग चार्ज, ओवर मूविंग चार्ज, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है मैग्नेटिक फोर्स का? तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के टाइप का है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर ये कैरेक्टर रखता है, तो मतलब हो गया कि एफ बी जो है यानी मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, ओके। एफ बी कैन नॉट चेंज स्पीड, स्पीड को ये नहीं बदल सकता। तो अगर ये स्पीड को नहीं बदल पाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड डिपेंडेंट होता है ना, तो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाता। याद रखिएगा तुम लोग, काइनेटिक एनर्जी स्पीड डिपेंडेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी चेंज विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यस। जो भी चीज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से लिंक्ड है, जैसे मान लो मोमेंटम, मोमेंटम लिंक्ड है, तो मोमेंटम कैन बी चेंज्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, एफ बी जो है, एफ बी के लगने से पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किस तरह के पाथ पर मूव करता है? ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड, वो कैसा प्रोजेक्ट किए हो इस पर डिपेंड करता है। इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा इज हाउ मच? 90 डिग्री, फोर्स इज हाउ मच? क्यू वी बी। तो ऐसे में जो चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज विल मूव इन अ सर्कल, चार्ज विल मूव इन अ सर्कल। याद नहीं रखेगा तो कैसे चलेगा? ये तीसरा वाला लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से समझो। अगर चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में प्रोजेक्ट किया है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अंदर के तरफ है, अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, देखो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुए ना, अगर ये परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड है, तो चार्ज विल मूव इन अ सर्कल, इट विल मूव इन अ सर्कल। आपको ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। अगर हम लोग किसी और एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, तो इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड नॉट एट 90 डिग्री, तब क्या होगा? तो इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड एट एनी अदर एंगल, देन द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिकल, विल बी हेलिकल। अगर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया तो सर्कुलर, और अगर किसी और एंगल पर प्रोजेक्ट किया अदर देन 0 डिग्री, अदर देन 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे फोर्स नहीं लगता, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री पर कोई फोर्स ही नहीं लगता, सो स्ट्रेट पाथ। 90 डिग्री पर सर्कुलर पाथ, 0 और 90 को छोड़ करके कोई भी और अगर एंगल आप चुनोगे, तो पाथ विल बी हेलिकल, पाथ विल बी हेलिकल। चलो, अब हम लोगों को बात करना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर दिया, B इज परपेंडिकुलर टू B, ठीक है, तो ऐसे में जो वो सर्कल बनता है, पाथ तो इसका सर्कल बनेगा। यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, इसका स्पीड हर जगह पर सेम ही रहेगा, तो इसका इस सर्कुलर मोशन को कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
कैसा वाला सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है। इसका रेडियस कितना, याद रखने की चीजें हैं, कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं। रेडियस कितना, फोर्स कितना, एक एक करके हम लोग याद कर लेते हैं। बताओ फोर्स कितना लगेगा? तो क्यू वी बी, है ना। चलो एक्सेलरेशन बोलो, फोर्स बाय मास होता है ना, तो फोर्स बाय मास यानी क्यू वी बी बाय व्हाट, एम। ये जो एक्सेलरेशन है यही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कैन वी इक्वेट दिस वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्यू वी बी बाय एम, लिख सकते हैं ना। कैन वी से ए एज ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी बाय एम। मैं बस इक्वेशन लिखने के लिए सिखाया, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही लिखते हैं वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, अब हम लोगों को याद करने वाली बातें आ रही। तो अब बताओ मुझे रेडियस, रेडियस का ये याद करना पड़ेगा। रेडियस आर कितना बना, कितना बड़ा रेडियस बनता है इसका, ये जो आर है, तो कितना बनेगा? तो एम वी बाय क्यू बी। रेडियस कितना बना बनता है? एम वी बाय क्यू बी। पहला चीज को याद करो, रेडियस कितना? एम वी बाय क्यू बी। ठीक है, ओके। दूसरा आपको याद करना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दूसरा आपको याद करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी इक्वल्स टू 2 पाई एम बाय क्यू बी। ठीक है, पहले आप ये दो चीजों को याद कर लो, रेडियस इक्वल्स टू एम बी बाय क्यू बी, टाइम पीरियड इज 2 पाई एम बाय क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड में खास बात देखो, यहाँ पर भी नहीं है, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ये जो है ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, रेडियस, रेडियस यस वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। ओके, रेडियस में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने रेडियस को बोला है एम वी बाई क्यू बी, तो एम वी को तो हम लोग मोमेंटम भी लिखते हैं, तो मोमेंटम तो मोमेंटम बाय क्यू बी भी लिख सकते हो आप इसको। मोमेंटम को हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ट्वाइस एम, यहाँ पर लिखते हैं मैं ई, यहाँ पे 2 me, E stands for kinetic energy by QB, E stands for what? Kinetic energy। ठीक है, ओके। और इसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग बोल सकते हैं, ये जैसे ये QB हो गया, तो ये QB और E के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, बताओ क्या? तो 2m, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है तो Q इंटू वी नॉट, तो वी नॉट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, सो इसमें ये देखो सबके सब ध्यान से, आर एम वी बाई क्यू बी, एम वी को मोमेंटम लिख सकते हैं पी बाई क्यू बी, उसी को 2 me बाई क्यू बी, ये देखो ई फॉर ई स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, है ना, बाई क्यू बी, आर इक्वल टू अंडर रूट 2m/q वी नॉट, वी नॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बाई क्यू बी। ठीक है, अच्छा चार्ज के बारे में भी आप लोग मुझे बता दो, जैसे हम लोगों के मालूम होना चाहिए प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में मालूम होना चाहिए, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के बारे में मालूम होना चाहिए, और अल्फा, अल्फा पार्टिकल के भी बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। प्रोटॉन जिसको हम लोग कहते हैं 1h1, ड्यूट्रॉन 1h2, अल्फा 2he4। इसका बता मास, मास को क्या लिखेंगे? m, इसके मास को क्या लिखेंगे बोलो तो? इसके मास को लिखेंगे 2m, और इसके मास को क्या लिखेंगे? 4m। ठीक है, रिलेटिवली m के टर्म्स में लिख रहा हूं। इसका जो चार्ज है, इसके चार्ज को लिखेंगे E, इसके चार्ज को लिखेंगे E, और अल्फा पार्टिकल के चार्ज को लिखेंगे 2e। ठीक है, तो ये रिलेटिवली हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। डन है, यस। रेडियस हमें पता चल गया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो सर्कल पाथ बनेगा। रेडियस का बेसिक इक्वेशन हमें याद रखना है एम वी बाई क्यू बी, अदर फॉर्म्स को भी याद करना है, पहले इसको याद करने के बाद, और टाइम पीरियड। ओके, अब इससे रिलेटेड और क्या क्या सब पूछा जा सकता है। सपोज कर लो, अब समझना इसको, जब एक चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से थ्रो किया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्रॉस्ड पोजीशन पर है, क्रॉस्ड पोजीशन पर है, तो पक्का है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में घूमेगा। तो सर्कल में जब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता रहता है, ये चार्ज पार्टिकल अगर एक सर्कल में घूमता रहेगा, तो इसके मूवमेंट से क्या करंट जनरेट नहीं होगा? समझना, बोलो, क्या इसके मूवमेंट से करंट जनरेट होगा या नहीं होगा? होगा ना, होगा ऑब्वियसली। तो करंट को हम लोग क्या लिखते हैं? तो I इज इक्वल्स टू हमारा बनता है चार्ज बाय टाइम, है ना। तो चार्ज बाय टाइम, इस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड लिख देंगे।
तो ये पूछ लेता है, ध्यान में रखना कि कितना उसने करंट जनरेट किया। तो Q बाय टाइम पीरियड की जगह पर हम लोग क्या लिखोगे, तो 2 पाई m बाई क्यू बी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी को ऊपर ले लो तो क्यू बी यानी यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी। समझ में आया? तो ये हो गया करंट का इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो ये याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो Q बाई टी किया, बस टी की जगह पर 2 पाई m बाई क्यू बी कर दिया। समझ में आ गया भाई करंट कितना। तो ये करंट किसने इंड्यूस किया, कैसे जनरेट हुआ, तो ये जो चार्ज सर्कल में घूमने लग गया कि कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस चार्ज के घूमने से करंट बना है। ये जो करंट है वो ये चार्ज के घूमने से बना है, पहले से कोई करंट नहीं था। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो एक करंट बन गया, तो क्या वो एक करंट की वजह से वहां पर सेंटर पे एक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा? बन सकता है ना, तो बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का तो वैल्यू कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई बाई 2r लिखते हैं ना। तो देखो इसका रेडियस तो पता ही है और आई का वैल्यू भी पता है, तो बस आई का वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू रख दो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकल जाएगा। तो क्वेश्चंस आर नॉट टफ, बस एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड है। एक दूसरे के साथ क्या है, ये लिंक्ड है। तो क्वेश्चंस आर लिंक्ड फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। ठीक है, चलो अगला पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पे। What if the charge particle is not projected perpendicularly? ठीक है, if थीटा जो है वो लेस देन 90 या मोर देन 0 पर है, अगर ऐसा कुछ है तो पाथ कैसा बनेगा बताओ, हेलिक्स। तो पाथ तो सर्कुलर नहीं बनेगा, तो पाथ जो होगा वो कुछ ऐसा करके बनेगा, हेलिक्स टाइप का। तो इसमें जो ये रेडियस वाला जो पार्ट है, इसमें जो ये रेडियस वाला पार्ट है, यानी ये देखो ये तो एक्सिस बन गया, ये जो इसका पार्ट है रेडियस, और ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं पिच। ठीक है, तो इसमें ये दो चीजें और एक्स्ट्रा बन करके निकलती है। तो रेडियस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेडियस इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं एम वी बाई क्यू बी, पढ़ा था ना, वही सेम यहां भी लिखना है, एम वी बाई क्यू बी, लेकिन v का एक कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जैसे मान लेते हैं कि इधर पे ही मैग्नेटिक फील्ड है ना, और हम लोगों ने जो इसको प्रोजेक्ट किया था, लेट दैट प्रोजेक्शन डायरेक्शन इज दिस। सो ये वाला जो डायरेक्शन है वो है, वो सॉरी ये जो एंगल है वो है थीटा। तो यानी v का कौन सा वाला कंपोनेंट, तो v का एक कंपोनेंट ये हो गया और v का दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तो हमें v का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है, क्योंकि वही परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी से ही सर्कुलर मोशन आता है ना। तो यहाँ पर v परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। सो यू कैन कन्वर्ट इट लाइक एम वी साइन थीटा बाय व्हाट, क्यू बी। ठीक है, और यहां पर भी जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी स्टिल 2 पाई m बाई क्यू बी, क्योंकि टाइम पीरियड को वेलोसिटी से मतलब नहीं है। चलो ये तो बात क्लियर हो गया। अब अगर हमें बात करना है इस पिच का, तो पिच के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, तो पिच इज इक्वल्स टू ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाला डायरेक्शन में, तो v का कितना कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ये देखो ये हो गया v cos थीटा, है ना। ये वाला डायरेक्शन में तो v sin थीटा था, दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड। तो v cos थीटा से ये आगे बढ़ रहा है, तो पिच जो होगा दैट विल बी v पैरेलल, यानी v cos थीटा इनटू व्हाट, टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो ये v पैरेलल की जगह पर आप लिख सकते हो v cos थीटा इनटू टाइम की जगह पर लिख सकते हो 2 पाई m बाय क्यू बी। क्लियर हुआ? ओके। अभी अब बहुत बार इस पिच को इस रेडियस के टर्म्स में पूछ लेगा। ये जो पिच हमने वहां पे निकाला है वो इस रेडियस के टर्म्स में, कैन वी रिलेट दिस पिच एंड रेडियस, बोलो तो। चलो यहां पर ट्राई करते हैं हम लोग। तो पिच इज इक्वल्स टू कितना बना है, पिच इज इक्वल्स टू बन गया, यहां पर देखो cos थीटा को उधर रखो, ये एम वी बाई क्यू बी बन रहा है, तो 2 पाई cos थीटा को वहीं पे रख, 2 पाई cos थीटा, ये तो एज इट इज बन गया 2 पाई cos थीटा इनटू 2 पाई cos थीटा के बाद यहां बन रहा है एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, अब यहां पर से देखो रेडियस वाले में एम वी बाई क्यू बी के जगह पर क्या आर बाई साइन थीटा लिख सकते हो ना, समझ में आ रहा है? तो 2 पाई cos थीटा इंटू आर बाई साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये हम लोग इसी को बना सकते हैं दैट 2 पाई आर बाई tan थीटा, 2 पाई आर बाई tan थीटा, या फिर 1 बाई tan थीटा को तुम cot थीटा भी लिख सकते हो, है ना। तो पिच इज इक्वल्स टू, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझ में आ रहा है ना। तो पिच इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं 2 पाई आर cot थीटा
यानी आप इसको ऐसे भी बना लो, r इज इक्वल्स टू p बाई 2 पाई tan थीटा। आप इसको प्लीज मेमोराइज कर लीजिए, है ना। ये वाला रिलेशन का यूज आपको कब आएगा, r इज इक्वल्स टू p बाई 2 पाई tan थीटा, जब जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो ना 90 है और ना ही 0 डिग्री पर है। क्योंकि 0 डिग्री पर अगर प्रोजेक्ट करते तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता। जब अगर हम लोग 90 पे प्रोजेक्ट करते तो 90 पे प्रोजेक्ट करने पर वो सर्कल में घूमता। यहाँ पर ना 0 पर फेंका ना 90 पे फेंका, कुछ और एक एंगल था, इसीलिए वो पाथ कैसा बन गया, एक हेलिक्स टाइप का। तो हेलिकल पाथ बन गया है, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या बन गया, r इज इक्वल टू p बाई 2 पाई tan थीटा। क्या मेरी बात यहां तक के सारी चीजों में ये क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब मैं एक थोड़ा सा टफ एग्जांपल को लेता हूं। अभी जस्ट एक एग्जांपल को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज कर लो कि ये एक बाउंड्री है, अब बाउंड्री से सिर्फ और सिर्फ इधर ही है मैग्नेटिक फील्ड, यहां से पीछे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहां से पीछे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अच्छा, अगर इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है एंड हम लोगों ने क्या किया कि एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे v वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो अगर हमने v से प्रोजेक्ट किया तो इसका पाथ बताओ कैसा होगा। तो देखो इसका वेलोसिटी ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो पाथ विल बी सर्कुलर, ये तो मस्ट है, सर्कुलर पाथ। अच्छा, कैन वी आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? यस वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, यहाँ पर चार्ज को पॉजिटिव मानना, तो v क्रॉस b ऊपर जा रहा है ना, v क्रॉस b ऊपर जा रहा है, तो यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज लाइक दिस, ये हो गया फोर्स। अच्छा, ये जो फोर्स होता है वो किस नेचर का फोर्स था, सेंट्रीपिटल, सर्कुलर फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जिधर ये फोर्स लग रहा है मतलब उधर ही क्या होगा बताओ, यहाँ पर सेंटर होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग नाम क्या दे दिया, सेंटर। तो ये जो सेंटर, चलो इसको ओ बना दे रहा हूं, ये पॉइंट हो गया सेंटर, ओरिजिन ओ। ठीक है, अब बताओ कि ये जो सेंटर बना इसी के चारों तरफ तो सर्कुलर मोशन होगा, तो इसके सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करो। तो दैट मीन्स यहां से गया, ये कुछ यहां तक पहुंचा, तो यहां तक तो आधा ही सर्कल हुआ ना भाई। तो अब आधा सर्कल क्या कंप्लीट हो पाएगा, रिमेनिंग आधा सर्कल यहां से जब ये ऐसे निकलेगा v से, तो क्या ये वापस से टर्न मार पाएगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इस साइड पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां से उधर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एक डेफिनेट बाउंड्री में है और चार्ज पार्टिकल को हमने बाहर से प्रोजेक्ट किया, तो वो पूछता है क्या ये चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कर पाएगा? तो आंसर इज नो, कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाता है। ये जितना भी सर्कल करे उसके बाद ये बाहर आ जाता है, यानी इट विल बी एबल टू कंप्लीट पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस पे बताओ तो ये कितना पार्ट ऑफ द सर्कल ये कर पाया, कितना पार्ट ऑफ द सर्कल कर पाया? तो डेफिनेटली इसने हाफ सर्कल किया। कितना किया है इसने? हाफ सर्कल। ठीक है, यहां का जो स्पीड है वो है v, जाने का स्पीड भी कितना था बोलो तो v, याद है ना सबको, जाने का भी स्पीड कितना था, ये था v, और आने का भी स्पीड कितना है v, क्योंकि स्पीड तो चेंज होता ही नहीं है। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम, इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाता चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग कितना लिखते? तो आंसर होता 2mv, mv उधर mv इधर, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, इसलिए आंसर क्या होता था 2mv। हाँ, लेकिन इसका स्पीड चेंज नहीं हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछता तो आंसर होता 0। ठीक है, ओके। अगर हमसे इसमें रेडियस पूछ लिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमसे इसमें रेडियस पूछ लिया जाए, तो रेडियस मतलब क्या, यहां से यहाँ ये हो गया सेंटर, या तो इस डिस्टेंस को रेडियस बोलो, यहाँ से वहां तक को रेडियस बोलो, या फिर आप जो है रेडियस जो है वो यहां से ऐसे करके दिखाओ, ऐसे, ये डिस्टेंस हो गया रेडियस। तो इस बाउंड्री से कितना मैक्सिमम अंदर तक जा पाया, तो वही ये रेडियस के बराबर। तो उस रेडियस के वैल्यू कितना है? तो r इज इक्वल्स टू, तो चाहे वो कंप्लीट सर्कल हो चाहे सर्कल का एक पार्ट हो, वो रेडियस तो रेडियस ही रहता है। तो रेडियस कितना रह गया, mv बाय क्यूबी। रेडियस कितना रह गया इसमें, mv बाय क्यूबी, आपको याद रखना पड़ेगा। रेडियस कितना रह गया बोलो, mv बाय क्यूबी। लेकिन ये पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। सो हाउ मच टाइम दिस चार्ज पार्टिकल विल स्पेंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड? ध्यान से समझ में आ रहा है ना कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कितना टाइम स्पेंड किया, हाउ मच टाइम? तो अगर ये पूरा सर्कल बनाता तो एक टाइम पीरियड होता, तो इसने आधा सर्कल बनाया तो कितना टाइम पीरियड होगा बताओ? टोटल टाइम पीरियड का आधा, यानी t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t/2। t इक्वल्स टू t/2, क्लियर है? इसमें जो है अब ये कैपिटल T का वैल्यू हमें पता होना चाहिए,
तो कैपिटल टी होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, टोटल जो पूरा टाइम पीरियड होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई एम बाई क्यू बी। तो ये एक एग्जाम्पल था जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका लेवल को हम लोग बढ़ा सकते हैं, मैंने क्लास में इससे ऊपर ऊपर के लेवल को करवा करके रखा है आप लोगों को। आप लोग अब उन क्वेश्चंस को इजीली ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। हम लोग अपने इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, अब इसका हम लोग पार्ट 2 लॉन्च करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ओवर द करंट कैरिंग लूप। ठीक, यहां तक में अगर कुछ भी दिक्कत लगता है तो आप डायरेक्टली मेरे पास आओ, पूछ लो, या व्हाट्सएप के जरिए, जैसे भी पूछो, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है।